तो ये आर्ट एंड कल्चर का टॉपिक है, यानी ये जो सब्जेक्ट है ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये यूपी के जुडिशियल सर्विसेज के लिए भी इंपॉर्टेंट है, बिहार के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और अभी जो हरियाणा एडीए आ रहा है ये उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो जो टॉपिक हम लोग कवर करने जा रहे हैं ये है इंडियन आर्ट एंड कल्चर। ठीक है, तो आप लोग अपने हर एक एक सब्जेक्ट का जो भी हम लोग जीके जीएस में पढ़ेंगे उसके लिए आप अपनी एक नोटबुक तैयार करेंगे, एक अपनी कॉपी तैयार करिए। ठीक है, नोट्स के फॉर्म में एक अपनी कॉपी तैयार करिए। अब आज भी सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि इंडियन आर्ट एंड कल्चर के अंदर हम लोग क्या क्या चीजें पढ़ेंगे। देखिए, हम लोग क्या क्या टॉपिक्स पढ़ेंगे इंडियन आर्ट एंड कल्चर में, तो अब आप इसको लिखते जाइए। पहले इंडियन फिलोसफीज, उसके अलावा इंडियन आर्किटेक्चर, इंडियन पेंटिंग्स, डांस, इंडियन लिटरेचर। कुछ बड़े इंपॉर्टेंट है जिस पे हम टिक कर रहे हैं, उसको आप समझ लीजिएगा कि मोस्ट इंपॉर्टेंट, उसको आपको मिस नहीं करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट फर्स्ट और सेकेंड। उसके अलावा इसी में आता है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। 5वें नंबर पे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। पेंटिंग्स हो गई इसमें, पेंटिंग्स हो गई, डांस हो गया। उसके अलावा इंडियन थिएटर, इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स, इंडियन थिएटर्स, और 7 नंबर पे इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स। इंडियन लैंग्वेज, और उसके अलावा इंडियन लैंग्वेजेस। उसके अलावा हो गया फेमस प्लेसेस, और एक पॉइंट भक्ति एंड सूफी मूवमेंट। भक्ति एंड सूफी मूवमेंट। 11 पॉइंट हो गया रिलीजियंस इन इंडिया। इतने टॉपिक्स को हम लोग कवर करेंगे। इसमें हम आपको बताते चल रहे हैं कौन कौन सा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन इससे सिर्फ प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाता है। बाकी के जो टॉपिक्स हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन उनसे क्वेश्चन पूछा जाता है, उसको हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, और इसके अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन इससे जो है मोस्टली प्री में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं।
जैसे पेंटिंग, डांस, फोक डांस और जो अलग अलग पेंटिंग्स होती हैं उन चीजों के बारे में। तो आज जो सबसे पहला टॉपिक हम लोग कवर करने जा रहे हैं, इंडियन फिलोसफीज। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये इंडियन फिलोसफीज। तो ये सब लोगों ने नोट डाउन कर लिया, जो जो टॉपिक हम लोग कवर करेंगे इंडियन आर्ट एंड कल्चर के अंदर, सब लोगों ने नोट डाउन कर लिया। चलिए, देखिए अब इंडियन फिलोसफीज जो है, इसके अंदर जाने से पहले हम लोगों को पहले समझना पड़ेगा कि भारत और एंशंट इंडिया के अंदर किस तरीके से धर्मों को प्रैक्टिस किया जा रहा था, जिस वजह से हम अलग अलग फिलोसफीज को समझ पाएंगे। देखिए, जैसे कि आज के टाइम पे जो वर्ड हम लोग जानते हैं, वर्ड हिंदू, ये जो वर्ड हिंदू है, अगर हम लोग पढ़ते हैं बुक्स और हम लोग जब इसके ऊपर रिसर्च करते हैं तो हमें ये पता चलता है कि ये जो वर्ड हिंदू है, ये भारत की पुरानी एंशंट लिटरेचर के अंदर नहीं पाया जाता था। ये जो वर्ड हिंदू है, जिस तरीके से आज हम लोग वर्ड इस्तेमाल करते हैं इंडियन, जैसे आज हम लोग वर्ड इस्तेमाल करते हैं इंडियन, जैसे भारत के सभी नागरिक के लिए हम लोग एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं, ही इज एन इंडियन। चाहे वो किसी भी रिलीजन को फॉलो करता हो, सबके लिए हम लोग यूज करते हैं वर्ड इंडियन। जैसे कि कोई भी रिलीजन को इंसान फॉलो करता है, हम लोग उसको कहते हैं अमेरिकन। अगर कोई जापान में रहता है, जापानीज। चाइना में रहता है, चाइनीज। तो भारत में एंशियंट टाइम में जब ये वर्ड इस्तेमाल होना शुरू हुआ, ये वर्ड हिंदू, तो इसको कभी भी धर्म के लिए इस्तेमाल नहीं किया गया। सिर्फ किस लिए इस्तेमाल किया गया कि जो लोग इस सिंधु नदी के आगे रह रहे हैं, उन लोग और उनके कल्चर और उनका जो रहन सहन था, उसके बेसिस पे ये वर्ड उनके लिए इस्तेमाल किया जाता था। तो ये एक्चुअली में एक ज्योग्राफिकल डेफिनेशन थी। ज्योग्राफिकल डेफिनेशन, जैसे कि अभी हम इंडियन हैं, तो उस टाइम पे अगर कोई इंसान होता तो वो जाना जाता हिंदू नाम से। क्यों? क्योंकि हिंदू जो था ये धर्म के लिए इस्तेमाल नहीं होता था, इट वॉज अ ज्योग्राफिकल डेफिनेशन। ठीक है, जैसे कोई रोमन है, जैसे पर्शियन है, अगर कोई पर्शिया में रह रहा, पर्शियन आ गए यहाँ पे, पर्शियन घुस गए यहाँ पे, बात समझ में आई आपकी? रोमन्स आ गए, ठीक है, बेबीलोनियंस ने हमला कर दिया, बात समझ में आई आपको? उसी तरीके से जो भी सिंधु नदी के बियॉन्ड रहता था, जो सिंधु नदी है, हम लोगों ने ज्योग्राफी के अंदर कवर किया, अगर आपने नहीं किया हम लोग दोबारा पढ़ेंगे। तो जो सिंधु नदी थी, जो अभी जिसको इंदस रिवर कहते हैं, उस इंदस रिवर के जो लोग बियॉन्ड रहते थे, उनको कहा जाता था सिंधु। उसी सिंधु वर्ड से ये वर्ड बना है हिंदू। तो किनको कहा जाता था? जो लोग सिंधु नदी के बियॉन्ड रह रहे हैं। तो पास्ट में ये जो वर्ड हिंदू है, ये कभी किसी धर्म के लिए इस्तेमाल नहीं हुआ। पास्ट में अगर हम लोग ले जाके देखेंगे तो इंडिया के अंदर हम लोगों ने देखा, अलग अलग वक्त में टाइम बदलता रहा, नई नई फिलोसफीज आई, नए नए लोग आ गए। जैसे आपको याद होगा तो सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडिया के अंदर सिंधु घाटी सभ्यता। उनका रहन सहन, उनकी चीजें, उनका कल्चर बिल्कुल डिफरेंट था। कोई भी टेम्पल का रिकॉर्ड नहीं मिला, मूर्ति पूजा होने का भी रिकॉर्ड बहुत ही मुश्किल से मिलता है। और जो स्कॉलर्स हैं वो कहते हैं कि जो भी स्क्रिप्चर्स मिली है, यानी जो भी मूर्ति मिली है या जो भी आइडल्स मिली है, वो एक्चुअली में वर्शिप से रिलेटेड नहीं है, बल्कि वो उनका एक तरीका था यूज करने का। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन, डिफरेंट कल्चर। उसके बाद आई वैदिक एज, वैदिक एज के अंदर सिस्टम डिफरेंट हो गया। उसके बाद जैनिज्म और बुद्धिज्म जब डेवलप हुआ तो उसकी डिफरेंट फिलोसफीज डेवलप होना शुरू हो गई। तो इस तरीके से, क्योंकि भारत के अंदर अलग अलग टाइम पे, कुछ कुछ टाइम पे अलग अलग सभ्यता आ गई, अलग अलग फिलोसफीज, अलग अलग रिलीजन डेवलप हो गए। तो कोई एक रिलीजन नहीं है भारत के लोगों के रिलीजन को रेफर करने के लिए। तो पास्ट में कभी भी ये वर्ड हिंदू इस्तेमाल नहीं हुआ है, किसी भी एंशिएंट लिटरेचर के अंदर ये वर्ड हिंदू इस्तेमाल नहीं हुआ है। ये किसके लिए इस्तेमाल होता था? इट वॉज अ ज्योग्राफिकल डेफिनेशन एज पर द इंसाइक्लोपीडिया ऑफ रिलीजन एंड एथिक्स। इंसाइक्लोपीडिया ऑफ रिलीजन एंड एथिक्स कहता है कि इट इज स्टेटेड अबाउट द वर्ड हिंदू वाज नॉट ओरिजिनली रिलीजियस। तो ये वर्ड जो हिंदू था, ये शुरुआत में रिलीजन के लिए नहीं इस्तेमाल होता था, बट वाज अ ज्योग्राफिकल एंड कल्चरल डिजिग्नेशन। ये एक कल्चर की जो कुछ लोग जिस तरीके से हिंदुस्तानी तरीके से रह रहे थे, उन्हीं को रेफर करने के लिए, और ज्योग्राफी के लिए जो सिंधु नदी के आगे रहते हो, बियॉन्ड रहते हो। कल्चरल डिजिग्नेशन यूज्ड बाय द पर्शियंस। तो इंसाइक्लोपीडिया रिलीजन एंड एथिक्स का कहना यह है कि जो पर्शियंस थे, ये जो सिंधु नदी है, इसी सिंधु को जब वो कहते थे तो उन्होंने इसमें से एस को ड्रॉप कर दिया और हिंदू कहने लग गए। एंड वेस्टर्न एशिया,
पीपल टू रेफर दोज हु लिव्ड बियॉन्ड द रिवर इंदस, जो अभी इंदस नदी है उसके जो बियॉन्ड रहते हैं उनको सिंधु कहा जाता था। उसी सिंधु से पर्शियंस जो है उनको हिंदू कहने लग गए। अकॉर्डिंग टू इंडियन हिस्टोरियन डी एन झा, द टर्म हिंदू, हिस्टोरियन डी एन झा कहते हैं कि जो हिंदू का टर्म है इन दिस एंशिएंट रिकॉर्ड इज एन एथनो जियोग्राफिकल टर्म एंड डिड नॉट रेफर टू अ रिलीजन, कि ये जो वर्ड हिंदू है ये एंशिएंट टाइम में जब भी इस्तेमाल हुआ है ये कभी भी किसी धर्म के लिए इस्तेमाल ही नहीं हुआ। जैसे कि आज इस्तेमाल होता है वर्ड इंडियन, उसी तरीके से इस्तेमाल होता था वर्ड हिंदू। द वर्ड हिंदू इज नॉट फाउंड इन एनी एंशिएंट स्क्रिप्चर्स, इट डज नॉट अपीयर इन वेदास, उपनिषद और पुराणास। ये वर्ड हिंदू जो है ना वेदास में आया है, ना उपनिषद में आया, ना पुराना में आया। द फर्स्ट टाइम इट इज सीन इन एनी इंडियन बुक इज मच लेटर इन 8th सेंचुरी। अकॉर्डिंग टू जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने अपनी एक किताब लिखी थी द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, उस किताब में वो कहते हैं कि ये पहली बार जब इस्तेमाल हुआ है तो ये 8th सेंचुरी में एक तांत्रिक के अंदर आया है। तो हिंदू डजंट मीन रिलीजन, तो उस टाइम पे भी जब ये इस्तेमाल हुआ तो किसी रिलीजन के लिए इस्तेमाल नहीं हो रहा था। तो अब क्या रिलीजन है फिर इंडियंस का? तो जो इंडियंस थे उनका एक्चुअली में रिलीजन था क्या फिर? तो अगर हम लोग पढ़ें, अगर हम लोग भारत की हिस्ट्री देखें, भारत का कल्चर देखें और ट्रेडिशंस देखें, तो भारत के अंदर अलग अलग तरीके की फिलॉसफीज डेवलप हुई, अलग अलग तरीके के धर्म डेवलप हुए, अलग अलग तरीके के लोग आए, अलग अलग तरीके के मानने वाले लोग थे। जैसे अगर हम लोग पास से देखेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन, उनका भी एकदम रहन सहन बिल्कुल अलग, लैंग्वेज उनकी बिल्कुल अलग। फिर आर्यंस आए, फिर उसके बाद वैदिक एज आ गई, उनका रहन सहन, वो नेचर से काफी ज्यादा नेचर के एडमायरर हुआ करते थे और फायर सैक्रिफाइस और हिम्स को ज्यादा पढ़ते थे। दे डिड नॉट वर्शिप देयर गॉड्स इन टेंपल, दे डिड नॉट हैव द आइडल्स। तो जिस तरीके से इंडस वैली सिविलाइजेशन में आइडल्स और टेंपल्स नहीं थी, हम लोग पढ़ेंगे ये चीज अपने जब इंडियन आर्किटेक्चर पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि इंडियन आर्किटेक्चर जब हम लोग पढ़ेंगे कि ये जो टेंपल्स हैं, टेम्पल का जो आर्किटेक्चर है वो किस तरह से डेवलप हुआ, तो हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन में कोई भी टेम्पल का रिकॉर्ड नहीं मिलता। सिमिलरली इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी नहीं मिलता है, इंडस वैली सिविलाइजेशन में और वैदिक एज में भी नहीं मिलता है। फिर वैदिक एज के बाद जैनिज्म आ गया भारत के अंदर, बुद्धिज्म आ गया। तो इतनी ज्यादा फिलॉसफी, इतने ज्यादा सोच विचार भारत के अंदर आ गए, तो भारत के अंदर कोई एक सिंगल सा रिलीजन आप नहीं कह सकते हो कि सब लोगों का यही मानना है। इसलिए आप देखेंगे कि हर जगह अलग अलग रीति रिवाज, अलग अलग मानना, कई सारी बिलीफ, अलग अलग तरीके के बिलीफ, अलग अलग रिचुअल्स करे जाते हैं। कुछ एक चीज मान रहे होंगे तो दूसरी चीज उस चीज को नहीं मान रहे होंगे, कोई लोग एक चीज कर रहे होंगे तो दूसरी चीज उस चीज को नहीं कर रहे होंगे। तो मतलब कोई एक कंप्लीट कोड जिसे कहा जाता है, तो एक कंप्लीट कोड नहीं है कि जहां पे कोई चीज लिखी हो और सब उस चीज को मानते हो। तो क्योंकि बहुत सारी बिलीफ्स, बहुत सारे गॉड्स एंड ट्रेडिशंस और रिचुअल्स होने की वजह से कोई भी एक कंप्लीट कोड नहीं है कि जिनको हम लोग एक वर्ड दे सकें। इसलिए जो हिंदू स्कॉलर्स हैं उन्होंने कहा है कि ये जो वर्ड हिंदू है ये एक मिसनोमर है, यानी ये एक गलत नाम है। सही नाम जो होना चाहिए वो होना चाहिए सनातन धर्म। तो उनका कहना है कि जो सही वर्ड इस्तेमाल करना चाहिए वो होना चाहिए सनातन धर्म या वैदिक धर्म, क्योंकि जो असल हिंदू रिलीजन है वो कहां से निकल के आ रहा है? वैदिक एज से। जब वेदास आई, वेदास से पहले नहीं, वेदास जब आई तो वहां से असल में हिंदू रिलीजन निकल के आ रहा है। तो इसलिए अकॉर्डिंग टू लर्नेड हिंदू स्कॉलर्स, उनका कहना है कि हमें हिंदू ना कहा जाए, हमारा जो धर्म का नाम होना चाहिए वो होना चाहिए सनातन धर्म, ना कि हिंदू। क्योंकि ये हिंदू जो है बाद में इस्तेमाल किया है और वो भी जो बाहर के लोग आए थे वो उन्होंने इस्तेमाल करना शुरू किया। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। तो अब जब इतने सारी बिलीफ हो गई, इतने सारे ट्रेडिशंस हो गए, इतने सारे गॉड्स हो गए, इतने सारे रिलीजन भारत के अंदर डेवलप हो गए, तो बहुत सारी फिलॉसफीज अलग अलग डेवलप होने लग गई। कोई मान रहा है कि ईश्वर की मूर्ति में पूजा करना है, कोई मान रहा है मूर्ति में नहीं करना है, कोई अवतार को मान रहा है, कोई अवतार को नहीं मान रहा है, कोई एक बुक को मान रहा है तो कोई दूसरी बुक को मान रहा है। तो इस वजह से बड़ी ढेर सारी फिलॉसफीज डेवलप हो गई। लेकिन उसके बाद भी जो भी इंडियन फिलॉसफीज जितनी जितनी डेवलप हुई, विचारधाराएं जितनी जितनी डेवलप होती गई फिलॉसफीज, तो उसके अंदर कुछ चीजें जो है आमतौर पर रहती थी। जैसे कि जो भी सनातन धर्म में से किसी धर्म को मानता है, सनातन धर्म आप कह सकते हैं बहुत बड़ा वार्ड, मतलब कि एक वाइड एक एक्सप्रेशन है जिसके अंदर बहुत सारी फिलॉसफीज, बहुत सारे आइडियोलॉजीज, बहुत सारे रिलीजियस सोच और बिलीफ आती है।
तो जो भी इस सनातन धर्म या जो भी इसके ऊपर चलने वाला था, या जो इंडियन की फिलॉसफीज डेवलप हुई या बिलीफ डेवलप हुए, उनमें कुछ चीजें कॉमन रहती थी। जैसे कि एक एक इंडिविजुअल, जो भी इंडिविजुअल है, उसके जिंदगी में कुछ गोल्स होने चाहिए, उसको क्या क्या चीजें करनी चाहिए, उसको क्या क्या हासिल करनी चाहिए। एक तो उसको अर्थ, जैसे कहते हैं अर्थशास्त्र, अर्थ मनी वेल्थ हासिल करनी चाहिए। धर्म, उसकी जो ड्यूटी है, जिस जगह पे भी उसको प्लेस किया गया, अगर टीचर है तो अच्छे से पढ़ाए, जज बनाया गया है तो सही से फैसले करे। कामा, जो दुनिया में ऊपर वाले ने एक एक चीजें डिजायर्स बनाई हैं, हैप्पीनेस बनाई, उनका लुत्फ उठाए। तो पैसा कमाए, अपनी ड्यूटी करे, और जो भी डिजायर्स बनाए ऊपर वाले ने, डिजायर हासिल करे, और उसके बाद मोक्ष हासिल करे। अब मोक्ष क्या है? मोक्ष का मतलब कि ये मानना था इनका, इन फिलॉसफीज के अंदर इनका ये मानना था कि एक इंसान जो है, उसका भले ही शरीर मर जाए, लेकिन उसकी आत्मा जो है नहीं मरती है, उसकी सोल जो है वो नहीं मरती है, और वो सोल जो है एक इंसान के अंदर रहती है, उसके मरने के बाद फिर किसी दूसरे में चली जाती है, फिर किसी तीसरे में चली जाती है। तो इस तरीके से वो इंसान बार बार पैदा होता रहता है। हालांकि हमें पता नहीं है इस बात के बारे में कि ऐसा क्या किया हमने पास्ट में। तो इस मोक्ष के अंदर ये माना जाता है कि एक इंसान बार बार जन्म ले रहा है, बार बार जन्म ले रहा है, एक बार मर रहा है, फिर उसके बाद जन्म ले रहा है, क्योंकि उसका शरीर मर रहा है, उसकी सोल जो फिर किसी और के अंदर चली जा रही है। तो मान लीजिए कोई एक रवि है, रवि की डेथ हुई। अब मान लीजिए कि रवि अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा मटीरियलिज्म की तरफ रहता था, पैसा कौड़ी घूमना, और उसने अपने अच्छे काम नहीं करे, अपने आप को डिजायर से दूर नहीं किया। तो अब रवि मरेगा तो वो किसी और के बॉडी में चली जाएगी, राहुल के बॉडी में चली जाएगी उसकी आत्मा। ठीक है, तो ये मोक्ष उसको तब मिलेगा जब वो इस चीज से फ्री हो जाएगा। मतलब ऐसे एक एग्जांपल ले कि एक बच्चा है जो एक ही क्लास में बार बार फेल हो रहा है, बार बार फेल हो रहा है, बार बार फेल हो रहा है, क्लास से निकल ही नहीं पा रहा। तो फिर जैसे ही उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, उसने पढ़ा, फिर वो क्लास से निकल गया। तो जब वो मोक्ष हासिल कर लेगा तो उसकी जो सोल होगी फिर वो फ्री हो जाएगी हमेशा के लिए। फिर वो साइकिल ऑफ बर्थ एंड रीबर्थ, बर्थ एंड रीबर्थ खत्म हो जाएगा। ये होता है मोक्ष का कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो अब अगर आप बुरा काम करेंगे तो आपकी सोल दोबारा पैदा होता रहेगी, हालांकि आपको पता नहीं है कि आपने ऐसा क्या काम किया है पुरानी जिंदगी में। तो ये मोक्षा का एक कॉन्सेप्ट जो है इंडियन फिलोसफी के अंदर, फिलोसफीज में होता था। तो ये जैसे चार चीज हो गई, अर्थ धर्म काम मोक्ष, ये सारी फिलोसफीज के अंदर होता था। ये आइडियाज जो है डिस्कस्ड हैं बाद की बुक्स के अंदर, अलग अलग बुक्स के अंदर, जैसे कि अर्थशास्त्र, धर्मशास्त्र, कामसूत्र एंड वेरियस फिलोसफिकल टेक्स्ट कॉल्ड दर्शनास, जिनको दर्शनास कहा गया है। अब देखिए यहाँ पे ध्यान में रखिएगा, वेदास जो है, वेदास की जो टीचिंग्स है और उसके बाद की जो टीचिंग्स आई, जो बाद में अलग अलग फिलोसफीज डेवलप हुई, तो वो और वेदास से बहुत ज्यादा डिफरेंस है। तो ऐसा नहीं कह सकते कि जो वेदास में लिखा हुआ वही टीचिंग्स आज के टाइम पे फॉलो करी जा रही है। बहुत सारी चीजें जो वेदास के अंदर गलत बताई गई हैं, लेकिन उसको आज में फॉलो किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि बाद के जो स्कॉलर आते थे वो अपनी अपनी फिलोसफीज डेवलप कर देते थे, जो भले ही वेद के अंदर ना लिखी हो। तो अब हम लोग अलग अलग फिलोसफीज के बेसिस पे और सारी चीजों को रिसर्च करने के बाद कि जितनी भी इंडियन फिलोसफीज हैं उनको हम लोगों ने दो मेजर पार्ट में डिवाइड किया है। तो इतनी भारत के अंदर जो भी फिलोसफीज हैं उनको हम लोगों ने दो मेजर पार्ट में डिवाइड किया है। एक मेजर पार्ट है इंडियन फिलोसफीज का, वो है ऑर्थोडॉक्स, जिसको कहा गया आस्तिक। एक वो ग्रुप है जिसको कहा गया ऑर्थोडॉक्स स्कूल, जिनको कहा गया आस्तिक, जिसको कहा गया है आस्तिक, ऑर्थोडॉक्स। और दूसरा जो है उस स्कूल को कहा गया है हीट्रोडॉक्स, नास्तिक। अब देखिए दोनों में फर्क क्या है। अब तमाम अलग अलग रिलीजन, अब रिलीजन नहीं कहा जा सकता है उनको, कहा जा सकता है क्योंकि रिलीजन की डिफिनेशन अलग अलग होती है। क्योंकि बहुत सारे रिलीजन ऐसे हैं जो गॉड को मानते ही नहीं है, रिलीजन है पर गॉड को नहीं मान रहे हैं। जैसे आप देखिए जैनिज्म हो गए, बुद्धिज्म हो गए, इनके पास गॉड का कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है, तो उस लिए उनको रिलीजन प्रॉपर तरीके से कहा जा सकता है कि नहीं कहा जा सकता है, दिस इज अनदर थिंग। तो अब जितनी भी भारत के अंदर फिलोसफीज थी उनको दो मेजर पार्ट में डिवाइड किया गया है, ऑर्थोडॉक्स आस्तिक और दूसरा हीट्रोडॉक्स नास्तिक। अब यहां से आपको याद रखने वाली चीजें आपको ध्यान में रखनी है कि जो इंडियन फिलोसफीज हैं जिनको दो मेजर पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक क्या है ऑर्थोडॉक्स, जिसको कहा गया आस्तिक। ऑर्थोडॉक्स आस्तिक के अंदर वो कैटेगरीज आ जाती है, वो फिलोसफीज आ जाती है जो वेदास को सबसे सुप्रीम मानते हैं। जो वेद है
वेद सबसे सुप्रीम है, वेद की अथॉरिटी सबसे सुप्रीम है और वो बिल्कुल जेन्युइन है। तो आस्तिक और ऑर्थोडॉक्स उनको माना गया है कि जो वेदास हैं, कि जो वेद हैं, जो चार वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये जो है सबसे सुप्रीम बुक्स हैं, ये मानना है ऑर्थोडॉक्स आस्तिक का। और अगर हम लोग वहां बात करें हेटेरोडॉक्स नास्तिक का, ये जो है वेदास की सुप्रीमेसी के ऊपर नहीं मानते हैं, रिजेक्टेड वैदिक अथॉरिटी एंड ऑफन क्वेश्चन गॉड्स एग्जिस्टेंस। ये वैदिक सुपीरियरिटी को नहीं मानते हैं कि वेद सबसे सुप्रीम है, बल्कि ये क्वेश्चन ये भी करते हैं कि गॉड है भी कि नहीं है। तो गॉड के एग्जिस्टेंस के ऊपर भी ये क्वेश्चन करते हैं, गॉड के ऊपर ईमान नहीं रखते हैं, यानी यकीन नहीं रखते। तो दो मेजर स्कूल्स हम लोगों को पता चले इंडियन फिलोसफीज में, एक ऑर्थोडॉक्स जिसको कहा है आस्तिक और एक हेटेरोडॉक्स जिसको कहा गया है नास्तिक। तो जो आस्तिक है वो क्या मानते हैं, वेदास जो है सुप्रीम है। आस्तिक वेदास सुप्रीम है, सुप्रीमेसी ऑफ वेदास। तो आस्तिक यानी ऑर्थोडॉक्स जो है ये यकीन करते हैं कि वेदास सबसे ज्यादा सुप्रीम है। और जो हेटेरोडॉक्स है, नास्तिक है, वो क्या कहते हैं, वो मानते हैं कि वेदास सुप्रीम नहीं है, वेदास सुप्रीम नहीं है, और वो गॉड के एग्जिस्टेंस होने के ऊपर भी यकीन नहीं रखते हैं। ठीक है, तो ये दो मेजर स्कूल्स हो गए। अब इन दो मेजर स्कूल्स के अंदर कुछ 6 अलग अलग फिलॉसफीज हैं। अब ये तो दो बड़े बड़े डिवीजन हो गए, इनके अंदर भी फर्दर डिवीजन है। तो अब देखिए, अब ये 6 मेजर ऑर्थोडॉक्स स्कूल है, ये सब एग्जाम में आता है, पूछा जाता है कि ये स्कूल है, इसका फाउंडर कौन है, ये स्कूल है, इसका फाउंडर कौन है, इससे रिलेटेड बुक्स किसने लिखी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों ने डिवीजन किया इंडियन फिलोसफीज का, ऑर्थोडॉक्स आस्तिक और हेटेरोडॉक्स नास्तिक। तो जो ऑर्थोडॉक्स आस्तिक है वो क्या यकीन रखते हैं, दे बिलीव दैट द वेदास आर सुप्रीम। ठीक है, और जो हेटेरोडॉक्स नास्तिक है, दे रिजेक्ट द सुप्रीमेसी ऑफ द वेदास। तो अब जो ऑर्थोडॉक्स स्कूल है इसके अंदर 6, यही 6 है मेन, 6 जो है सब स्कूल्स आते हैं। कौन कौन से, अब आपको याद रखना है, समख्या स्कूल, योगा स्कूल, न्याय स्कूल, वैशेषिका स्कूल, मीमांसा स्कूल। कितने हुए टोटल, 1 2 3 4 5 और एक 6, वेदांता स्कूल। तो ऑर्थोडॉक्स स्कूल यानी जो आस्तिक स्कूल है उसके अंदर 6 और फर्दर सब स्कूल्स है। कौन कौन से हैं, समख्या स्कूल, योगा स्कूल, न्याय स्कूल, वैशेषिका स्कूल, मीमांसा स्कूल और वेदांता स्कूल। इन सारे स्कूल को हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। हेटेरोडॉक्स जो नास्तिक है, जो रिजेक्ट करते हैं वेदास की अथॉरिटी को, इसके अंदर अलग अलग फिलॉसफीज आती है, जैसे बुद्धिस्ट फिलॉसफी, जैसे जैन फिलॉसफी, और उसके अलावा चरवाका स्कूल और लोकायुक्ता फिलॉसफी। तो 3 जो है वो हेटेरोडॉक्स के अंदर है, नास्तिक में है, और 6 जो है वो आस्तिक में। 6 आस्तिक में, 3 नास्तिक में, 6 आस्तिक में, 3 नास्तिक में। ठीक है, अब आइए आगे हम लोग बढ़ते हैं। सबसे पहली आती है समख्या फिलॉसफी। सबसे पहली फिलॉसफी जो है वो, जो अभी हम लोगों ने जाना कि ऑर्थोडॉक्स स्कूल है, उसके अंदर सबसे पहली फिलॉसफी कौन सी है, समख्या स्कूल यानी समख्या फिलॉसफी। समख्या फिलॉसफी के फाउंडर किसको माना जाता है, कपिल मुनि। यहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि समख्या फिलॉसफी के फाउंडर कौन है, कौन है, कपिल मुनि। समख्या इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट इंडियन फिलोसफीज, और समख्या जो है इंडिया की तमाम पुरानी फिलोसफीज में से एक है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट फिलोसफीज में से एक है। समख्या का क्या मतलब होता है, टू काउंट और नंबर। समख्या का मतलब होता है कुछ काउंट करना, नंबर करना, क्योंकि ये जो समख्या फिलोसफीज के मानने वाले थे, ये हर चीज को रीजन से समझने की कोशिश करते थे, मटेरियलिज्म से समझने की कोशिश करते थे। तो इसलिए इनको कहा जाता है कि टू काउंट और नंबर, बिकॉज दिस सिस्टम एनालाइजेज एवरीथिंग लॉजिकली, क्योंकि हर चीज को इस लॉजिक से समझने के लिए कोशिश करते थे कि कोई चीज क्यों हो रही है। तो याद रखिएगा, समख्या फिलॉसफी, इसके फाउंडर थे कपिल मुनि। ठीक है, इसका मतलब होता है टू काउंट, और ये चीज सबको समझने की कोशिश करते थे लॉजिकली। अब ये देखिए कपिल मुनि की आपको पिक्चर दिखेगी, ये कपिल मुनि है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। समख्या सूत्र, समख्या सूत्र माना जाता है कि कपिल मुनि ने ही लिखी थी, समख्या सूत्र कपिल मुनि ने ही लिखी थी। तो ये एग्जाम में पूछा जाता है। अब देखिए,
अब ये जो समाख्या फिलॉसफी है, ये भी दो स्टेजेस में डेवलप हुई है। ये जो समाख्या फिलॉसफी है ऑर्थोडॉक्स स्कूल के अंदर, ये भी दो स्टेजेस में डेवलप हुई है। पहली ओरिजिनल फिलॉसफी क्या है, हम लोग उसको समझते हैं। दिस इज द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ समाख्या फिलॉसफी अराउंड फर्स्ट सेंचुरी एडी। फर्स्ट सेंचुरी एडी में समाख्या फिलॉसफी जो डेवलप हुई है उसको ओरिजिनल माना जाता है। इसके अंदर क्या कहा गया, इट सेड दैट गॉड और एनी डिवाइन पावर इज नॉट रिक्वायर्ड टू क्रिएट द यूनिवर्स। तो जब समाख्या फिलॉसफी शुरुआत में डेवलप हुई, उसका ये कहना था कि ये जो यूनिवर्स बना है, ब्रह्मांड है, इसमें गॉड ने कुछ नहीं किया, बिना गॉड के क्रिएट करे ये बना है। कैसे बना है, प्रकृति से, नेचर ने बनाया है। द क्रिएशन ऑफ द वर्ल्ड कैन बी एक्सप्लेन साइंटिफिकली एंड लॉजिकली एंड नॉट थ्रू रिलीजन। इनका मानना था कि जो ये एंटायर यूनिवर्स बना है, इसको कुछ रीजन से समझा जा सकता है, इसमें रिलीजन का कोई रोल नहीं। अकॉर्डिंग टू दिस व्यू, नेचर, प्रकृति, नेचर ने ही, प्रकृति ने ही इस ब्रह्मांड को बनाया है। itself produce everything in the world because it focused only on matter and nature। क्योंकि ये लोग जो कुछ दिख रहा है उसके ऊपर नहीं सोच रहे। बात आपको समझ में आ रही है? जितनी चीजों को ये लोग देख रहे थे उसी के बेसिस पे ये फिलॉसफी बनाई गई। क्योंकि जैसे ये देख रहे हैं पेड़ है, जमीन है, पानी है, तो इसी के बेसिस पे इन्होंने बता दिया कि हर चीज अपने से हो रही, नेचर कर रहा है। क्योंकि जिस चीज को ये महसूस नहीं कर सकते थे, जिस चीज को ये देख नहीं सकते थे, तो उस बेसिस पे जो इनको दिख रहा था उस बेसिस पे इन्होंने ये बात कही। लेकिन जैसे जैसे टाइम आगे गुजरता गया, जैसे जैसे टाइम आगे गुजरता गया, तो ये जो समाख्या फिलॉसफी थी ये और डेवलप होना शुरू हुई। कुछ और चीजें इसके अंदर ऐड होना शुरू हो गई। जैसे जैसे इंसान, जैसे कि टाइम गुजरता है, इंसान और स्मार्ट होता है, इंसान को और ज्यादा नॉलेज होती है। जैसे पुराने जमाने के लोग थे, उनको नहीं पता था कि हमारे एनवायरनमेंट में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी होती है, जिसके जरिए आप एक जगह से दूसरी जगह, हम लोग अभी जैसे फोन से बात करते हैं, पहले के लोगों को नहीं पता था। पहले के लोग सोचते थे खाली हवा है, हवा ही एक ऐसी चीज है जो नहीं दिख रही, लेकिन उसके अलावा बहुत सारी चीजें हमारे एनवायरनमेंट में होती है। तो जब इंसान जैसे जैसे समझदार होता जाता है तो चीजें भी उसकी वैसे ही डेवलप होती जाती है। तो फिर जब आगे का वक्त आया, वो फर्स्ट सेंचुरी में था, फिर फोर्थ सेंचुरी आई, तो यही समाख्या फिलॉसफी जो है और डेवलप हो गई। अब इसके अंदर इनका कहना था कि द यूनिवर्स इज नॉट मेड ओनली बाय प्रकृति। तो इनका ये कहना था कि ये जो यूनिवर्स बनी है, ये सिर्फ नेचुरली नहीं बनी है, प्रकृति ने इसको नहीं बनाया है, बल्कि इसके अंदर कोई चीज है जो इसको वर्क कर रही, चला रही। जैसे इंसान का शरीर है, ये प्रकृति है, लेकिन क्या चीज चला रही है, सोल, तो वो हो गई डिफरेंट चीज। ठीक है, तो अभी पहले जो था इनका फोकस क्या था, प्रकृति, नेचर के ऊपर। जैसे एक एग्जांपल आपको और देते हैं, बल्ब आप देखते हैं, लाइट का बल्ब, अगर एक बल्ब है वो प्रकृति है, लेकिन जब तक उसमें करंट नहीं जाएगा वो जलेगा नहीं। तो अब ये समझ में आने लगा कि सारी चीजें तो हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज है जो उनको एक्टिवेट रख रही है। तो फिर अब ये फिलॉसफी फर्दर डेवलप हुई। अनदर सेपरेट फोर्स कॉल्ड पुरुषा, स्पिरिट और सोल इज ऑल्सो नीडेड। अब इनको ये एहसास हुआ कि ऐसा नहीं है कि हर चीज प्रकृति कर रही है, कुछ चीज ऐसी है जो पेड़ पौधे, जानवर और इंसान को जिंदा रख रही है। तो इस फिलॉसफी के अंदर एक और आइडिया डेवलप हुआ, उसको इन्होंने नाम दिया पुरुषा। पुरुषा मतलब स्पिरिट, सोल। अब यहाँ पे पुरुषा और प्रकृति को समझिएगा, मेल और फीमेल। कि पुरुषा जो हो गया, इसको नाम क्यों पुरुषा दिया गया, मेल और फीमेल। तो मेल और फीमेल जब मिलते हैं तो ये यूनिवर्स बन जाता है। तो ये इनका मानना था। तो इनका कहना था कि खाली प्रकृति जो है अकेले नहीं चला रही है इस यूनिवर्स को, इसके साथ साथ दूसरी किसी चीज का रोल है, जिसको इन्होंने नाम दिया पुरुषा, यानी स्पिरिट या सोल इज ऑल्सो नीडेड। तो क्रिएशन हैपेंस व्हेन नेचर एंड पुरुषा केम टुगेदर। अब ये फिलॉसफी के अंदर कुछ और बातें चेंज होने लगी। अब इनका कहना यह था कि ये जो यूनिवर्स हम लोग देख रहे हैं, ये खाली खुद से, नेचर से नहीं बन गया है कि अपने आप से। जैसे नेचर कहने का मतलब तो ये हो गया कि जैसे मिट्टी है तो अपने आप से घड़ा बन जाए, मिट्टी है तो अपने आप से ईंट बन जाए। तो फिर ये समझ में आने लगा कि नहीं, नेचर से नहीं हुआ है इतना परफेक्शन। क्योंकि जितनी चीजें प्रॉपर है, कि अगर इंसान है तो उसकी आंखें हैं, बराबर की आंखें हैं, बराबर के हाथ हैं। अगर अपने आप से हो रहा होता तो एक हाथ लंबा होता, एक हाथ छोटा होता, एक आंख बड़ी होती, एक हाथ छोटी होती। अगर इस पर गौर किया जाए तो पता चलता है कि इसको सिस्टमैटिकली डिजाइन किया गया है। एक इंसान का चेहरा दूसरे से अलग, फिंगरप्रिंट्स दूसरे से अलग। अगर अगर रैंडमली ऐसे ही पैदा हो गए तो फिंगरप्रिंट सेम होने चाहिए थे, चेहरे सेम होने चाहिए थे, लेकिन ऐसा नहीं है। तो अब क्या है कि जब क्रिएशन हैपेंस, जब नेचर और पुरुषा दोनों एक साथ काम करते हैं,
तो फिलॉसफी जब फर्दर डेवलप हुई तो उसमें ये ऐड हुआ कि अब ये खाली प्रकृति से नहीं चल रहा है, बल्कि इसके अंदर पुरुषा जोड़ रहा है। जब पुरुषा और स्पिरिट और सोल जब इसमें जुड़ती है तो यहीं से क्रिएशन शुरू होता है। दिस थिंकिंग इज मोर स्पिरिचुअल देन अर्लियर समाख्या। अब ये क्या हो गई, पहले तो बड़ी मटीरियलिस्टिक थी और साइंटिफिकली यूज कर रहे थे रीजन को, लेकिन अब ये क्या हो गई, अब ये स्पिरिचुअल हो गई पुरानी समाख्या के मुकाबले, विच वॉज मोस्टली मटीरियलिस्टिक। तो जैसे इसका एक एग्जाम्पल है बल्ब हो गया, लाइट। ऐसे बल्ब जो है उसको हम लोग एक एग्जाम्पल की तरह समझ लेते हैं कि प्राकृतिक, उसमें जब तक करंट नहीं जाएगा लाइट नहीं चलेगी, ठीक है। तो जैसे बल्ब और एक लाइट का एग्जाम्पल हो गया। बिलीव्स क्या थी इनकी, द गोल ऑफ लाइफ इज साल्वेशन। तो इनके भी गोल जो था लाइफ का वो क्या था, साल्वेशन, मोक्ष हासिल करना, ठीक है। तो लाइफ का यानी गोल था क्या, मोक्ष हासिल करना, एंड दिस कैन बी अचीव्ड ओनली थ्रू द ट्रू नॉलेज। तो अब ये समाख्या फिलॉसफी का मानना यह था कि मोक्षा जो है आप कैसे हासिल कर सकते हो, जो भी हम लोगों ने पढ़ा। मोक्षा का मतलब कि एक इंसान बार बार मर रहा है फिर पैदा हो रहा है। क्यों ऐसा उसके साथ हो रहा है, क्योंकि जिस जिंदगी जब उसको मिल रही है उसके अंदर वो गलत काम कर रहा है, दुनिया के प्लेजर हासिल कर रहा है। तो इसलिए जो सेंट और सेजेस होते थे वो कहीं दूर चले जाते थे पहाड़ पे, ताकि उनको इस दुनिया की कोई भी ख्वाहिश अट्रैक्ट ना करे। वहां पे वो रहेंगे तो किसी भी चीज से अट्रैक्ट नहीं होंगे, तो इसलिए वो वहां पे जाके मोक्ष हासिल कर लेंगे, ठीक है। तो ये उनका लॉजिक था। तो इनका भी क्या कहना था, गोल ऑफ लाइफ इज साल्वेशन एंड दिस कैन बी अचीव थ्रू द ट्रू नॉलेज, कि ये साल्वेशन हासिल हो सकता है लेकिन सच्ची नॉलेज। और इनका कहना था कि अगर किसी इंसान को नॉलेज नहीं है तो यही रूट है सारी सफरिंग्स की। तो हम लोगों को क्या पता चला अब जाके, तो यानी अब जो समाख्या हमारे पास फिलॉसफी है जो कपिल मुनि ने डेवलप करी थी, उस समाख्या की जो फिलॉसफी है वो बेस्ड है डुअलिज्म के ऊपर, यानी दैतावाड़ा। इससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। दैतावाड़ा क्या, जो अभी हम लोगों ने जाना, पुरुषा प्रकृति की दो चीजें हैं जिससे ये एक एंटायर यूनिवर्स का क्रिएशन हुआ है, दुनिया की चीजें चल रही हैं दो चीजों से मिलकर, पुरुषा और प्रकृति, ठीक है। अब जैसे कि समाख्या फिलॉसफी का ये कहना है कि आप साल्वेशन हासिल करने के लिए आपको ट्रू नॉलेज एक्वायर करनी पड़ेगी। अब ट्रू नॉलेज एक्वायर कैसे की जाए, तो इनका कहना है कि ट्रू नॉलेज जो है कई तरीके से एक्वायर करी जा सकती है। जैसे प्रत्यक्षा से, प्रत्यक्षा मतलब कि जहां पे हम कोई चीज डायरेक्ट एक्सपीरियंस करते हैं, देख के, टच करके, तो इनका कहना है कि ये ट्रू नॉलेज है। कोई चीज को छुआ ये पानी है, कोई चीज को छुआ ये पत्थर है। तो जो चीज हम टच करके, देख के, महसूस करके, अपने सेंसेस से महसूस कर रहे हैं, ये ट्रू नॉलेज है। दूसरी, अनुमान लगाना, जैसे यहाँ कहीं धुआं निकल रहा है तो अनुमान लगाया कि लग रहा है आग लगी होगी, तो ये भी बोला है कि ट्रू नॉलेज है। तीसरी चीज शब्द, शब्द जैसे किसी इंसान ने कोई राइट बात बताई, या मान लीजिए कि रिलीजियस स्क्रिप्चर में जो बात लिखी हुई है, तो बोला गया कि इन तीन चीजों के जरिए जो है आप राइट नॉलेज एक्वायर कर सकते हो। ये था आपका समाख्या फिलॉसफी। समझ में आ गया सब लोगों को समाख्या स्कूल? इन सब से एग्जाम में काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। जैसे क्वेश्चन पूछेगा कि समाख्या फिलॉसफी क्या है, तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि सबसे पहली चीज आपको क्या बताना है कि समाख्या फिलॉसफी जो है ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट फिलॉसफीज में से एक है। और ये किसके अंदर आती है? ऑर्थोडॉक्स स्कूल में, यानी आस्तिक स्कूल के अंदर ये 6 जो सब स्कूल्स हैं, सब फिलॉसफीज हैं ऑर्थोडॉक्स स्कूल की, उसमें से एक है। और ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट है, जिसके फाउंडर किसको माना जाता है, किसको माना जाता है फाउंडर इसके, बताइए। समाख्या फिलॉसफी के फाउंडर किसको माना जाता है? कपिल मुनि को माना जाता है, ठीक है। और समाख्या फिलॉसफी का क्या कहना है कि किस तरीके से ये एंटायर यूनिवर्स बना है, किन दो चीजों से मिलकर, एक नेचर प्रकृति और दूसरा पुरुषा, ठीक है। बिल्कुल सही। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद आता है योगा स्कूल, योग दर्शन। द वर्ड योगा मीन्स यूनियन। अब योगा का मतलब होता है यूनियन, यानी ज्वाइन करना पुरुषा को। अब आपको समझ में आ गया कि पुरुषा क्या है, ज्वाइनिंग ऑफ द सोल पुरुषा विद द सुप्रीम रियलिटी। अब देखिए, अब योगा स्कूल जो है, अब ये ईश्वर के ऊपर यकीन रखता है, ध्यान रखिएगा, तभी आप चीजों को अच्छे से समझ पाओगे, डीप कॉन्सेप्ट। अब योगा स्कूल जो है ये ईश्वर के एग्जिस्टेंस के ऊपर ईमान रखता है। ईमान मतलब कि मानता है, ये बिलीव करता है, ये इसका बिलीफ है कि ऊपर वाला है, ठीक है।
अब ये कह रहे हैं कि ऊपर वाला तो है, लेकिन हम लोगों ने पढ़ा था कि सारी फिलॉसफीज के अंदर एक चीज जरूर कॉमन होती थी, मोक्ष, कैसे लिबरेट करें अपने आप को। तो अब इनका कहना था, योगा स्कूल का कहना यह था कि योगा का मतलब होता है ज्वाइन करना, दो चीजों को ज्वाइन करना। किसको किसको ज्वाइन करना? तो इनका कहना था कि हमारे अंदर जो हमारी सोल है, पुरुषा, पुरुषा को ज्वाइन करना ऊपर वाले से, पुरुषा को मिलाना ऊपर वाले से। अब देखिए ये काफी सेटल्ड लग रही है, काफी क्लियर लग रही है, और ये काफी जो है, अभी हम लोग आगे रिलीजन्स में, जैसे कि इस्लाम के अंदर क्या है कि शरीर मर गया, उसके बाद जो हमारी रूह है बाद में जाके वो ऊपर वाले से मिल जाती है। ठीक है, तो अगर आप देखिए उससे कनेक्ट करने की कोशिश करिए, द वर्ड योगा मीन्स यूनियन, यूनियन है किस चीज का? ज्वाइनिंग ऑफ द सोल, पुरुषा की ज्वाइनिंग हो रही है किसके साथ साथ? सुप्रीम रियलिटी। अब सुप्रीम रियलिटी क्योंकि गॉड का अभी बहुत वेल एस्टैब्लिश कॉन्सेप्ट नहीं है, काफी फिलॉसफीज गड़बड़ है, तो कुछ ज्यादा नहीं जानते हैं, बस इतना पता है कि कोई एग्जिस्टेंस है किसी का। तो ये पुरुषा का यूनियन है सुप्रीम रियलिटी के साथ, किससे फ्री करके? बाय फ्रीइंग इट फ्रॉम प्रकृति, क्योंकि पुरुषा तो जो है वो तो प्रकृति से मिल गया है, तो जब वो प्रकृति से हट के सुप्रीम लॉर्ड से जाके मिलेगा, सुप्रीम रियलिटी से, जो ईश्वर है उससे जाके मिलेगा, तो इस तरीके से जो है योगा के जरिए आप इस चीज को हासिल कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो सोल को, पुरुषा को सुप्रीम रियलिटी से। अकॉर्डिंग टू दिस स्कूल क्रिएटेड बाय पतंजलि। अब इस स्कूल को जिसने शुरू किया था उनका नाम था पतंजलि, याद कर लीजिएगा। अब जैसे ऐसे याद कर लिए कि आज के टाइम पे योग गुरु जो है बाबा रामदेव हैं और उनका प्रोडक्ट जो है पतंजलि है, ऐसे ही आप याद कर लीजिए कि जो योगा स्कूल है उसके जो फाउंडर थे, उसको शुरू करने वाले कौन थे? उनका नाम था पतंजलि। तो उस अभी तो ये ब्रांड है, उस वक्त ये एक पर्सन थे, तो पतंजलि ने शुरू किया था, योगा सूत्र के अंदर मेंशन है। अ पर्सन गेट सॉल्वेशन, मोक्ष। अब इन्होंने बताया कि अब ये मोक्ष हासिल कैसे किया जाए, तो इन्होंने बताया थ्रू मेडिटेशन एंड फिजिकल एंड मेंटल डिसिप्लिन। इन्होंने बताया कि मेडिटेशन करके, योग करके, योग के अपने अलग अलग जो अंशंस होते हैं उनको करके, और मेंटल डिसिप्लिन के जरिए आप ऐसा कर सकते हो। हाउ डू वी अचीव फ्रीडम, कैसे हासिल करें? योगा स्कूल सेज यू मस्ट ट्रेन योर माइंड एंड सोल थ्रू 8 स्टेप्स नोन एज अष्टांग योगा। अब योगा का कहना है कि, योगा स्कूल का कहना है कि क्योंकि सब में कॉमन, मोक्षा वाली बात सब में कॉमन है, तो सब ने अपने अपने तरीके बताए हैं। समाख्या ने क्या बोला है कि साल्वेशन कैसे हासिल किया जा सकता है, बताइए। समाख्या समाख्या फिलॉसफी ने बताइए क्या बोला कि साल्वेशन कैसे हासिल किया जा सकता है, बताइए। ट्रू नॉलेज से बोला है कि नहीं? ट्रू नॉलेज से आप सॉल्वेशन हासिल कर सकते हैं, ट्रू नॉलेज के तरीके बताए हैं, परसेप्शन से बताया है, परसेप्शन से होता है, या मान लीजिए कि किसी ने आपको राइट इंफॉर्मेशन दिया है उससे होता है, अनुमान से होता है। ठीक है, तो अब इनका कहना है कि योगा स्कूल सेज दैट आपको अपने दिमाग और सोल को ट्रेन करना होगा। ये 8 स्टेप्स हैं, इनके जरिए कौन कौन से स्टेप हैं, इनके नाम दिए गए हैं। जैसे कि यामा मीनिंग कंट्रोलिंग बिहेवियर, बीइंग ऑनेस्ट, नॉन वायलेंट, डिसिप्लिन, एक का नाम हो गया यामा। दूसरा नियामा, फॉलोइंग रूल्स फॉर सेल्फ प्योरिटी, एग्जाम्पल डेली क्लीनलीनेस, कंटेनमेंट, डिवोशन। आसना, बॉडी पोस्चर, जैसे पद्मासना, ट्री पोज। प्राणायामा, ब्रीदिंग एक्सरसाइज। उसके अलावा प्रत्याहारा, taking mind away from senses and getting not distracted by noise, taste. Dharana, fixing mind on the one thing. Dhyana, deep meditation, like say mind becomes calm and steady. Samadhi, soul merges with the object, यानी God. Feeling of complete peace and liberation. Main aim क्या है? To control body, mind and sense organs so that जो सोल होगी यानी पुरुषा गेट्स फ्रीड फ्रॉम नेचर, प्रकृति। तो इन प्रैक्टिस के जरिए योगा स्कूल और योगा की फिलॉसफी कहती है कि इन प्रैक्टिस के जरिए आप लिबरेशन हासिल कर सकते हो। तो फिर उस जगह पे जो पुरुषा होगी प्रकृति से फ्री होके सुप्रीम लॉर्ड यानी गॉड से जाके मिल जाएगी, एंड फाइनली यूनाइट्स विद गॉड, अचीविंग मोक्षा, साल्वेशन। ठीक है, उसके बाद रोल ऑफ गॉड। अब देखिए, अब जैसे भी हमने आपको बताया कि अब ये जो योगा स्कूल है इसके अंदर गॉड का रोल है। हालांकि समाख्या के अंदर शुरुआत में तो बिल्कुल ही गॉड का रोल नहीं था,
समाख्या फिलॉसफी के अंदर, लेकिन इसके अंदर गॉड का रोल है। क्या रोल है? योगा स्कूल सेज बिलीफ इन गॉड, यानी ईश्वर के ऊपर ईमान रखना है, मानना है, इज हेल्पफुल बिकॉज ही बिकम्स योर गाइड एंड टीचर, हेल्प्स यू स्टे फोकस एंड डिटैच फ्रॉम वर्ल्डली थिंग। जैसे एक एग्जाम्पल इसके अंदर दिया गया है। इसके बाद ये दो स्कूल हो गए। अब इसके बाद आता है एक स्कूल, न्याय स्कूल। आइए एक मिनट। एक मिनट, एक मिनट। हम्म। देखिए, अब इसके बाद जो है तीसरा सब स्कूल आता है। तो ऑर्थोडॉक्स स्कूल के अंदर एक हम लोगों ने जाना, समाख्या फिलोसफी। समाख्या स्कूल के फाउंडर कपिल मुनि थे। और जो योगा स्कूल है, योगा स्कूल के फाउंडर कौन थे? बताइए, अभी हमने आपको एक ट्रिक बताई थी योगा स्कूल के फाउंडर याद करने का नाम, पतंजलि। ठीक है, तो पतंजलि जो थे वो योगा स्कूल के फाउंडर थे। अब इसके बाद तीसरा स्कूल आता है न्याय स्कूल। न्याय स्कूल के जो फाउंडर है वो माना जाता है फाउंडेड बाय गौतमा एंड ही इज द ऑथर ऑफ न्याय सूत्र। इसको लिख लीजिए, इसमें शायद नहीं है। तो जो न्याय स्कूल है इसके फाउंडर जो हैं वो हैं गौतमा। इनको एट्रीब्यूट किया जाता है कि इन्होंने एक बुक लिखी है न्याय सूत्र। इतना लिख लीजिएगा। ठीक है, आइए वापस चलते हैं। अब द वर्ड न्याय मीन्स लॉजिक और रीजनिंग। न्याय स्कूल जो है वो यकीन रखता है लॉजिक और रीजनिंग के ऊपर। इंसान जैसे सोच के तर्क करता है ना, तर्क कि अपना तर्क का, लॉजिक का इस्तेमाल कर रहा है। दिस स्कूल बिलीव दैट वी कैन अंडरस्टैंड लाइफ, डेथ एंड सॉल्वेशन। ये स्कूल ये कहता है कि हम लोग जिंदगी, मौत और मोक्षा को लॉजिक और रीजन के जरिए समझ सकते हैं। बाई यूजिंग आवर ब्रेन लॉजिकली, अगर हम लोग लॉजिक, दिमाग चलाएं तो दिमाग के जरिए हम लोग मौत, जिंदगी और सॉल्वेशन को समझ सकते हैं। ओनली बाई गेटिंग ट्रू नॉलेज थ्रू लॉजिकल थिंकिंग। इनका कहना है कि हम लोग भी ट्रू नॉलेज हासिल करके, देखिए इस चीज के ऊपर सबका फोकस है, ट्रू नॉलेज, ट्रू नॉलेज। तो यानी ट्रू नॉलेज होना जरूरी है। अब वो ट्रू नॉलेज है क्या, अब इंसान को नहीं पता, इंसान उसी को ढूंढ रहा है कि ट्रू नॉलेज क्या है। ओनली बाई गेटिंग ट्रू नॉलेज थ्रू लॉजिकल थिंकिंग। इनका कहना है कि वो लॉजिकल थिंकिंग के जरिए कैन अ पर्सन बिकम फ्री फ्रॉम सफरिंग फ्रॉम अचीव सॉल्वेशन। तो इंसान फ्री हो सकता है फ्रॉम सफरिंग एंड अचीव कर सकता है सॉल्वेशन। तो इंसान अगर अपने लॉजिक और रीजन को इस्तेमाल करता है समझने के लिए मौत, जिंदगी और सॉल्वेशन, जिसके जरिए वो समझ सकता है इनके बारे में और अपने आप को फ्री कर सकता है, सॉल्वेशन हासिल कर सकता है और सफरिंग से फ्री कर सकता है। अब वो कैसे फाइंड कर सकता है? न्याय स्कूल सेज वी शुड नॉट जस्ट बिलीव एनीथिंग ब्लाइंडली।
न्याय स्कूल कहता है कि हमें कोई भी चीज आंखें बंद करके विश्वास नहीं कर लेनी चाहिए. वी मस्ट यूज लॉजिकल मेथड टू टेस्ट इफ समथिंग इज ट्रू. दे यूज 4 टूल्स टू फाइंड रियल नॉलेज. इनका कहना है कि 4 चीजें इस्तेमाल करी जाती हैं रियल नॉलेज के लिए. क्या क्या होती हैं, आइए हम लोग लिख लेते हैं, इसके अंदर नहीं है, हालांकि नोट्स हम आपको देंगे उसमें लिखी रहेगी. जैसे इन्फ्रेंस, हियरिंग और एनालॉजी. They argue that by using logical tools like हम लोग क्या क्या चीजें यूज कर सकते हैं राइट नॉलेज एक्वायर करने के लिए. इन्फ्रेंस, हियरिंग, इन्फ्रेंस, हियरिंग और उसके अलावा एनालॉजी. इसके अलावा न्याय स्कूल believes that universe was created by the god from his own hand. देखिए, अब इस स्कूल का मेन जो चीजें आपको इस स्कूल के अंदर ध्यान रखनी है, इसके कौन फाउंडर हैं. इसके फाउंडर जो है गौतमा है और इन्होंने न्याय सूत्र लिखी है. और तीसरी चीज आपको ध्यान रखना है कि न्याय स्कूल किस चीज को बिलीव करता है, ये बिलीव रखता है रीजन और लॉजिक के बेसिस पे समझना किस चीज को, लाइफ, डेथ और साल्वेशन को. उसके साथ साथ जो न्याय स्कूल है ये गॉड के ऊपर स्ट्रांगली बिलीफ रखता है. और न्याय स्कूल का मानना है कि गॉड ने ही अपने हाथ से यूनिवर्स को क्रिएट किया है. ठीक है, तो इतना लिख लीजिए, बाकी चीजें तो हमारे नोट्स में रहेंगी ऑलरेडी. सिस्टमैटिक रीजनिंग एंड थिंकिंग. सिस्टमैटिक रीजनिंग एंड थिंकिंग. इनका मेन फोकस इसी के ऊपर है, सिस्टमैटिक रीजनिंग एंड थिंकिंग. यानी सिस्टमैटिकली तौर पे चीजों को सोचना, एनालाइज करना और सिस्टमैटिकली रीजन करना और उनको सोचना, लॉजिक का इस्तेमाल करना और थिंकिंग का. तो मेन चीज जो है न्याय स्कूल का एम्फेसाइज इसी चीज के ऊपर है. आइए अब हम लोग देखते हैं इससे रिलेटेड. हाँ, जो हमने लिखवाया है ये भी रहेगा, ये हमारे नोट्स में नहीं था इसलिए हमने लिखवा दिया. अब आप लोग बताइए, दो मेजर जो फिलॉसफी का हम लोगों ने ग्रुप डिवाइड किया था वो कौन कौन सा ग्रुप था. जो दो मेजर हम लोगों ने ग्रुप डिवाइड किया था इंडियन फिलॉसफीज का, वो क्या क्या था.
एक एक ऑर्थोडॉक्स, एक हिट्रोडॉक्स, यानी आस्तिक और नास्तिक। ठीक है, अब हम लोगों ने देखा कि जितनी भी इंडियन फिलॉसफीज थी, चार चीजों के ऊपर उन लोगों ने बड़ा फोकस किया। वो क्या क्या चीज थी, चाहे कोई भी इंडियन फिलॉसफीज हो? अर्थ, धर्म, कामा, मोक्षा। बिल्कुल सही, शॉर्ट फॉर्म में याद कर लिएगा। अर्थ, धर्म, कामा, मोक्षा। ADKM, ADKM। अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष। और इसके ऊपर सब लोगों ने ज्यादा एम्फेसिस किया है, मोक्ष, लिबरेशन। ठीक है, अच्छा, तो छह छह मेजर जो सब स्कूल्स हैं ऑर्थोडॉक्स स्कूल्स के, उनके नाम बताइए। समख्या हो गया, योगा हो गया, न्याय हो गया, उसके अलावा वैशेषिका हो गया, बिल्कुल सही। वेदांता हो गया, बिल्कुल सही तनु। कितने हुए टोटल? योगा, न्याय, समख्या, वैशेषिका, मीमांसा, वेदांता। एक मीमांसा भी था, हाँ बिल्कुल सही जेबा, एक मीमांसा भी था, मीमांसा। तो कौन कौन सी हम लोग को पता चली? एक होगी समख्या फिलॉसफी, समख्या फिलॉसफी हो गई। दूसरी हो गई योगा। तीसरी हो गई न्याय। उसके बाद हो गई वैशेषिका। उसके बाद हो गई मीमांसा। उसके बाद हो गई वेदांता। एक, दो, तीन, चार, पांच, छह हो गई। ठीक है, समख्या के अंदर आप लोगों को याद होगा, समख्या का फाउंडर किसको हम लोगों ने पढ़ा था? समख्या का फाउंडर, शॉर्ट शॉर्ट में लिखते जाइए अपने। कपिल मुनि, जो मेन मेन बात है, कपिल मुनि। समख्या फिलॉसफी, पहले समख्या फिलॉसफी का क्या मानना था कि यूनिवर्स कैसे बना है? पहले पुरुषा से नहीं बना है, पहले मानना था कि प्रकृति से बना है। पहले मानना था कि प्रकृति से बना है, फिर बाद में ये फर्स्ट सेंचुरी के अराउंड ये थी मानना। फिर उसके बाद फोर्थ सेंचुरी में आके ये चेंज होने लग गई। अब इसके अंदर क्या हो गया था मानना? यूनिवर्स कैसे बना है? प्रकृति और पुरुषा से। प्रकृति और पुरुषा से बना है। ठीक है, उसके अलावा हम लोगों ने पढ़ा कि इसके फाउंडर थे कपिल मुनि। कपिल मुनि ने एक बुक लिखी थी जो हम लोगों ने पढ़ा था कि उनको एट्रीब्यूट करी जाती है। बताइए वो कौन सी बुक थी? समख्या सूत्र, बिल्कुल सही। इसी तरीके से एक पेज में लिख डालिए, सारा चीज आपका उसी में आ जाएगा। ठीक है, समख्या सूत्र हो गया, ये कपिल मुनि के जरिए जो है लिखी गई थी ये बुक। इसके अलावा और इसमें क्या चीज पढ़ने वाली थी? ये हो गई हाँ। तो साल्वेशन इनके हिसाब से कैसे ऑब्टेन करी जा सकती है? इनके हिसाब से साल्वेशन कैसे ऑब्टेन करी जा सकती थी? ट्रू नॉलेज से। ठीक है, और ट्रू नॉलेज को कैसे परसीव किया जा सकता था? एक परसेप्शन से, एक इसके अलावा क्या था? एक इसके अलावा हो गया था अनुमान, और एक क्या था? शब्द। ठीक है, ये आपका समख्या स्कूल तैयार हो गया। जितने भी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे मोस्टली इन्हीं में से ही मिलेंगे, समख्या स्कूल से अगर पूछा जाएगा। उसके बाद अगर अब हम लोग आए योगा स्कूल में,
तो बताइए योगा स्कूल के फाउंडर कौन थे? पतंजलि। इनकी एक बुक थी, उसका क्या नाम था? बिल्कुल सही, योगा सूत्र। ठीक है, बताइए इनका कहना क्या था? इनका क्या कहना था? योगा का मतलब हम लोगों ने पढ़ा था ना, यूनियन ऑफ सोल विथ सुप्रीम पावर। बिल्कुल सही। सोल का मतलब किस चीज का? पुरुषा का या प्रकृति का? पुरुषा का या प्रकृति का? बिल्कुल सही, इनका मानना था पुरुषा का मिलना किससे? सुप्रीम पावर से। और ये पुरुषा जो है किससे, किससे फ्री होगा? पुरुषा किससे फ्री होगा? किससे फ्री होके जाएगा सुप्रीम के पास? प्रकृति से। प्रकृति से फ्री होके पुरुषा जो है सुप्रीम के पास चला जाएगा। कैसे जाएगा, ये कैसे पॉसिबल होगा? 8 तरीके बताए हैं इन्होंने। 8 वेज, इसमें कई हैं, मेडिटेशन और कई चीजें। ठीक है, ये हो गया आपका योगा स्कूल। उसके बाद आइए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा न्याय स्कूल। न्याय स्कूल, बताइए न्याय, न्याय स्कूल के फाउंडर किसको माना जाता है? न्याय स्कूल के फाउंडर बताइए। गौतमा, बिल्कुल सही। इसके फाउंडर गौतमा को माना जाता है। इन्होंने कौन सी बुक लिखी थी? इन्होंने कौन सी बुक लिखी थी? न्याय सूत्र, बिल्कुल सही। ठीक है, न्याय सूत्र। इनका किस चीज के ऊपर एम्फेसाइज बहुत ज्यादा है, बताइए क्या चीज ये कहते हैं? इनका क्या कहना है? सॉल्वेशन कैसे हासिल किया जा सकता है? रियल नॉलेज से, ठीक है, बिल्कुल सही। इसको हासिल किया जाता है, किया जा सकता है रियल नॉलेज के जरिए। ये तो हो गया एक चीज। अब ये रियल नॉलेज मिलेगी कैसे? सिस्टमैटिक रीजनिंग प्लस थिंकिंग, वेरी गुड। सिस्टमैटिक, सिस्टमैटिक थिंकिंग और रीजनिंग से। किस चीज के बारे में सिस्टमैटिक थिंकिंग और रीजनिंग? किस चीज के बारे में सिस्टमैटिक थिंकिंग और रीजनिंग? बताइए किस चीज के बारे में सिस्टमैटिक और रीजनिंग और थिंकिंग? लाइफ, डेथ एंड सॉल्वेशन, बिल्कुल सही। लिख लीजिए इसको। तो हम लोग आज के लेक्चर में बस इतना ही रखते हैं। इसके हमारा जो नेक्स्ट क्लास होगी उसके अंदर हम लोग पूरा जो है इंडियन फिलोसफीज के टॉपिक को कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो जितने टॉपिक हम लोगों ने लिखे हैं यहाँ पे, इतने टॉपिक को इंडियन फिलोसफीज में पढ़ना है। और इससे क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछे जाते हैं, खासकर इंडियन फिलोसफीज से काफी ज्यादा पूछे जाते हैं। और उसके साथ साथ इंडियन आर्किटेक्चर से पूछे जाते हैं, इंडियन डांस, फोक डांस, और इसके अलावा इंडियन पेंटिंग से, इनसे क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछा जाता है। और यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट से पूछा जाता है, लेकिन प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में मेनली।
ठीक है, इससे पहले वाले जो नोट्स हैं वो आप लोगों के पास शेयर हो चुके हैं, जो हम लोगों ने हिस्ट्री पढ़ी थी। बताइए, हिस्ट्री वाले नोट्स शेयर हुए हैं?